बहुत लोग गए थे एक चुनाव सुधार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में गए, याचिकाएं दायर की कि हम अपने कैंडिडेट को जानते ही नहीं है और इलेक्शन में आ जाता है, पता नहीं योग्यता क्या है, वो बोलता है अपने को एमए पास, पता चलता है कोई प्राइमरी पास भी नहीं है। उसी तरह क्रिमिनल्स आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है क्रिमिनल्स है कि नहीं है, और पता चलता है कि वो बहुत बड़ा अरबपति है और हम सोच रहे थे गरीबों के साथ रहता है तो गरीब है। तो इसके लिए वो लोग पीआईएल दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले। तो 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने दायर किया, ऑर्डर किया कि नहीं, हर एक कैंडिडेट जो नॉमिनेशन फाइल करता है उसको एफिडेविट पर अपने ये सब डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और वो अगर कोई गलत डिक्लेयर करता है तो उसको 6 महीने की जेल प्लस निर्वाचन आयोग उसकी कोर्ट फर्जी एफिडेविट के आधार पर उसके चुनाव को भी निरस्त कर सकता है। ये दिया था, वेडिक्ट दिया इसमें। तो सभी को भरना पड़ेगा। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है, लाइबिलिटीज भी है। मैं लाइबिलिटी में बिजली बिल कितना पेंडिंग है आपका, टैक्सेस कितने पेंडिंग है, प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे टैक्सेस जो भी है, सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है। एक प्रोफार्मा है, उसे देना पड़ता है। ये मैंने बता दिया आपको। रिपोर्ट फॉर आईटी रिटर्न ऑन बेनिफिट, रिटर्न बेनिफिट। अगर कोई राजनीतिक दल जो रजिस्टर्ड है तो उनको पहले था कि गुपचुप तरीके से किसी से पैसे ले लेते थे करोड़ों रुपए में। अब उन्होंने कहा नहीं, सब रेगुलाइज होगा, और उन्होंने कहा कि आप सबको चेक के माध्यम से लीजिए, और अगर आप उसको रिबेट चाहते हैं तो अगर 20,000 से ज़्यादा किसी ने डोनेट किया है आपकी पार्टी को तो उसके लिए आप क्लेम कीजिए, तो आपको हम आईटी रिलीफ भी देंगे आपको। ये भी व्यवस्था की गई। नोटा के बारे में जानते होंगे, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव भी जो है ये 2009 से शुरू हुआ, और एक्चुअली 2009 में वेडिक्ट आया इसमें सुप्रीम कोर्ट का। पहले इसका इलेक्शन का दूसरे लोग सही पॉलिटिकल पार्टी विरोध करते थे इसका कि नोटा का नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में ऑर्डर किया कि नहीं, नोटा होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट इस तरह गए, बहुत से मतदाता इस तरह सुप्रीम कोर्ट गए कि हमारे 10 जो लड़ रहे हैं, हम 10 को नहीं, किसी को नहीं चाहते वोट डालना, सभी गंदे हैं, सभी क्रिमिनल्स हैं, हम किसी को नहीं देना चाहते हैं। तो इस तरह का एक प्रोविजन होना चाहिए कि हम लेकिन चाहते हैं कि हम मतदान के अधिकार का उपयोग भी करें। हम जागरूक नागरिक हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसा भी कि हम वोट न करने नहीं जाएं। हम जाना चाहते हैं लेकिन चुनना, मैंने इनमें ताकि एक मैसेज दें कि हम इनमें किसी को चुनना नहीं चाहते, तो फिर नोटा का प्रोविजन किया। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और ये जब मतदाता जो बैलेट पेपर बनता है सबसे लास्ट में रहता है, नन ऑफ द एबव है, मतलब ऊपर में जितने लोग हैं सब किसी भी नहीं चाहते। इसमें 2-3 कंडीशन हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नोटा का सबसे ज्यादा वोट आ जाए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेडिक्ट किया कि नहीं, नोटा में अगर किसी को ज्यादा आ जाएगा तो उसे हम जीता हुआ माना नहीं जाएगा, जो सेकंड होगा उसको मानेंगे। एक्चुअली नोटा को उन्होंने कहा था कि अवैध मतदान, अवैध वोट है ये, इसलिए अवैध वोट मतलब कि इसको वैध नहीं माना, अवैध वोट माना है, और इसके आधार पर चुनाव हार जीत का फैसला नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कंडीशन होता है कि नोटा को सबसे ज्यादा अंक आ जाता है, सबसे ज्यादा मत मिल जाता है, तो वो नोटा विजयी नहीं होगा, तो जो सेकंड नंबर पर होगा वो विजयी होगा। ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वीवीपैट के बारे में आपको पिछले सेशन में मैंने पढ़ाया था आपको, वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये भी 2014 में सांकेतिक रूप से शुरू हुआ था, लेकिन 2019 में सभी सभी मतदान केंद्रों पर इसका उपयोग हुआ। इसके पीछे कहानी ये है कि पहले ईवीएम था, सिर्फ ईवीएम में लोग गए कि भाई हम किसको वोट डालते हैं पता नहीं चलता है, सिर्फ विश्वास व्यवस्था चल रही है। तो ईवीएम को जब कमीशन किया जाता है, सबको दिखाया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, आप जिसको वोट डाल रहे हैं। जैसे 10 लोग डाले, 10 किसी ने बीजेपी को डाला, किसी ने कांग्रेस को डाला, किसी ने बीएसपी को डाला, किसी समाजवादी, तो सबको टेस्ट होता है, उसके बाद जाता है मतदान केंद्रों पर। लेकिन तब भी मतदाता बोले ये पॉलिटिकल पार्टी देख लेते हैं, हम तो देख नहीं पाते हैं किसको वोट डाला गया। इस तरह कुछ व्यवस्था कीजिए आप, ताकि हम पता चले कि ईवीएम में जिसको हम वोट डाल रहे हैं उसी को मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2014 में वेडिक्ट दिया कि इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए। तो
इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्थाएं की और फिर 2014 में उन्होंने 2014 में ही कुछ इस तरह की व्यवस्था की कि कुछ ज़्यादा नहीं बन पाए थे उस समय, तो कुछ केंद्रों पर उन्होंने वीवीपैट लगाया। इसमें होता है कि आप लोग वोट डाले होंगे, तो जैसे किसी ने मान लीजिए बीजेपी को डाला या कांग्रेस को डाला या समाजवादी को डाला या जिसकी जो इच्छा है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पेपर जो ट्रेल आता है उस पर किसको पड़ रहा है। अगर लगता है कि हम डाल रहे हैं मान लीजिए किसी इंडिपेंडेंट को और किसी पार्टी विशेष में जा रहा है, तो आप उसी समय ऑब्जेक्शन कर सकते हैं प्रिजाइडिंग अफसर को, देखो भाई मशीन आपकी खराब है और ये है वो है। तो इससे बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता आई। बात अलग है कि अभी भी लोग हारने में बोलते हैं कि ईवीएम के कारण हार गए, लेकिन जीतने पर कभी नहीं बोलते हैं कि ईवीएम के चलते जीत गए। तो निष्पक्षता के दृष्टिकोण से वीवीपैट एक बहुत अच्छा प्रयोग रहा है और इसके बहुत अच्छे आम जनता का विश्वास बहुत बढ़ा है। जैसा मैंने पिछले चुनाव में बताया था कि हमारी व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है और इतनी पारदर्शी है कि भारत ही नहीं, भारत से दूर जाकर कुछ देशों में भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराया है और सभी जगह एप्रिसिएशन होता है कि नहीं, भारत का निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है वो अमेरिका और यूके के चुनाव से भी बेहतर है। वहाँ अभी भी यूएस में तो अभी भी पेपर पोस्टल बैलेट, ये बैलेट पेपर चलता है और काउंटिंग में 10-10 दिन लगते हैं वहाँ। हमारा तो एक दिन में काउंटिंग हो जाता है, घंटों में हो जाता है। तो वीवीपैट हो गया। अब तो ये है कि वीवीपैट हर एक मतदान केंद्र पर यूज किए जा रहे हैं। पहले यह था कि इसका काउंटिंग कितना हो, पहले काउंटिंग यह था कि शुरू में निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में इसको काउंटिंग करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो काउंटिंग क्या, एक एक गिनो तो बहुत समय भी लगता है और किसी मतदाता को अगर दिक्कत होती है तो उसी समय ऑब्जेक्शन करता है इलेक्शन कमीशन को। अगर उसकी ऑब्जेक्शन गलत होती है तो उसे फाइन का ही प्रोविजन है। ऐसा नहीं कोई आज मतदाता झूठे बोल दे कि हाँ मशीन खराब चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें ये अगर कोई मतदाता झूठ बोलता है तो उसमें फाइन का प्रोविजन है, जेल का भी प्रोविजन है, दोनों चीज है। जैसे मान लीजिए कोई मतदाता बताया कि वीवीपैट ठीक नहीं चल रहा है, हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, बीजेपी को जा रहा है, तो प्रिजाइडिंग अफसर जाकर देखेगा कि बात सही कह रहा है गलत कर रहा है, चेक करेगा। लगता है कि वो गलत कह रहा है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएगा। अगर वो सही कह रहा है तो मतदान रोका जाएगा, जो मतदान पहले हो चुके हैं उनको रोका जाएगा, पुनः मतदान कराया जाएगा। उद्देश्य के पीछे ये है कि कोई गलत आपत्ति न करके चुनाव प्रक्रिया को डिस्टर्ब ना करे। ये है, फेयर चुनाव होना चाहिए। ईपिक के बारे में जानते होंगे आप, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड सबके पास है। इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड ये भी 1993 में पहली बार इशू हुआ था, 1993 में, और उसमें भी टीएन सेशन थे इलेक्शन कमिश्नर। उनके कार्यकाल में ये शुरू हुआ, बहुत लार्ज स्केल पर पूरे भारत के सभी नागरिकों को, जो भी मतदाता हैं उनको ये कार्ड जारी किया गया था। अब बाद में पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, नाउ इट इज कलर्ड, अब कलर हो गया है। लेकिन वो जो कंटेंट है सब बराबर ही है, एक ही ऐसा है, उसी समय के जो बने हुए हैं वही है कंटेंट। तो अब यह है कि पहले मतदान करने के लिए वक्त कोई परिचय पत्र नहीं लिया जाता था। अब है कि आप कोई मतदान करने जाएगा तो पहले ईपिक दिखाना पड़ेगा या आधार या इस तरह कुछ था, इस रूप बंधनकारी बनाया गया। तो ईपिक ने भी बहुत कुछ फर्जी वोटिंग करने पर रोक लगाया है। नेक्स्ट, ऑनलाइन एनरोलमेंट। अब जो मतदाता सूची महत्वपूर्ण होता है, जैसे जानते हैं कि मतदाता सूची में नाम रहेगा तभी आप वोट डाल पाएंगे। तो इसमें आप घर बैठे आप इनरोलमेंट करा सकते हैं, ये सुविधाएं दी गई। चाहे आप अमेरिका में भी आप हैं, एनआरआई भी हैं, तब भी आप इन्वॉल्वमेंट। एनआरआई को ऑनलाइन का सुविधा दिया गया, हाँ दिया गया, ठीक, ऑनलाइन दिया गया, उन्हें सुविधाएं दी गई। हम आएंगे, इस पर भी आएंगे, एनआरआई वाले के बारे में बात करेंगे। तो इसमें है कि आप घर बैठे, अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप ऑनलाइन वहाँ के जो असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर होते हैं, जो तहसीलदार होते हैं उस क्षेत्र तहसील के, उनका आवेदन कर सकते हैं। तहसीलदार भी होते हैं, एसडीएम भी होते हैं। वो एसडीएम भी होते हैं, लेकिन एसडीएम जो होते हैं वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर होते हैं, तहसीलदार असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर होते हैं।
वही करते हैं, तहजारी करते हैं। अगर उन्होंने कोई नाम जोड़ा, आपका नहीं जोड़ा, तो उसके आप अपील कलेक्टर को कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर को कर सकते हैं। ये सुविधाएं दी गई, घर बैठे आपको तहसील में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे घर से ही ऑनलाइन एनरोलमेंट करा सकते हैं। अब ये वोटिंग राइट जो पहले भारत के बाहर रहते तो उनको वोटिंग राइट नहीं था, तो बाद में जब हम आएंगे एनआरआई पर, तो उस पर भी आपको हम बताएंगे कि कैसे राइट दिया गया है उन्हें और कैसे वोट डाल सकते हैं। उनको ये है कि उनको ईपिक जारी नहीं होता है, वो उनका नाम मतदाता सूची में रहेगा लेकिन ईपिक जारी नहीं होता है, और वो मतदान उनको पोस्टल बैलेट भी जारी नहीं होता है। तो वो आकर अगर वोट डालना चाहते हैं तो संबंधित मतदान केंद्र में जाकर वोट डाल सकते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, जैसे मान लो कुछ दूरदर्शन है, दूरदर्शन पर हर एक पार्टी को बराबर दिया जाता है कि आपको 15 आधा घंटा दिया जाता है, आप अपनी बात बताइए। हर एक पार्टी को समान दिया जाए, जो भी नेशनल पार्टीज हैं 6 हैं, सभी को बराबर अवसर दिया जाता है, ताकि ये कोई नहीं कह सके कि निर्वाचन आयोग किसी रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहा है। प्रॉक्सी वोटिंग के बारे में आपको आगे हम बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिटेशन, जैसे मैंने बताया ना आपको कि ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी और अदानी आकर चुनाव लड़े और 1000 10,000 करोड़ खर्च के जीत जाए एमएलए, ऐसा नहीं है। तो निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एमपी के लिए 75 से 95 लाख खर्च कर सकते हैं आप अधिकतम। मतलब कुछ जो छोटे स्टेट में है 75 लाख का है और बड़े स्टेट में 95 लाख है। एमपी में 95 लाख का है, अधिकतम आप खर्च कर सकता है, एक कैंडिडेट 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। जो छोटे स्टेट हैं, जैसे मान लें कि त्रिपुरा है, मेघालय है, वहां पर 75 लाख खर्च कर सकते हैं एक संसद सदस्य अपने चुनाव के लिए। एमएलए के लिए 28 से लेकर 40 लाख तक का है, एमपी में 40 लाख है। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया है। ये तय होता है वहाँ के परचेजिंग पावर क्या है, ये आयोग तय करता है कि कितना है, वहाँ की गरीबी का लेवल क्या है, उसके अनुसार तय करता है। त्रिपुरा में 28 लाख लगेगा, एमपी में 40 लाख लगेगा, ये खर्च कर सकता है। तो मैंने आपको बताया ना कि ऐसा नहीं कि बड़े आदमी आकर करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीत लें, ऐसा नहीं है। और एक आदमी आपको कहेंगे कि आप 95 लाख खर्च करने का एमपी में है और वो तो खर्च कर रहा है 10 करोड़, तो इसके लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त होते हैं और गणना होती है कि आपने कितना खर्च किया। हम आपको आगे बताएंगे। ये ईवीएम और बैलेट पेपर पर कैंडिडेट के फोटो भी चिपके होते हैं ईवीएम पर। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि अजीत जोगी 2000 का चुनाव था, महासमुंद से एमपी का चुनाव लड़ रहे थे। अजीत जोगी आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भी रहे, और ये 2014 की बात है कि वो महासमुंद से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे। उनके अगेंस्ट बीजेपी का एक था, नाम था चंदूलाल साहू। तो ये अजीत जोगी ने क्या किया कि उसी कंस्टिट्यूंसी के कहां से लाकर चंदूलाल साहू नाम के 100 कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। सभी का नाम चंदूलाल साहू, बीजेपी कैंडिडेट का भी नाम चंदूलाल साहू था। चुनाव हुआ, लोग कंफ्यूज हो गए। फाइनली बीजेपी जीती, लेकिन मात्र 1000 वोट से जीत पाई वो। इसमें जरा चेक कर लेना आप। हमें लगता है, जहां तक मुझे जानकारी थी, एक जगह पढ़ रहे थे कि अजीत जोगी जीते थे 2000 में, कुछ जगह लिखा हुआ था चंदूलाल साहू जीते थे, लेकिन मार्जिन बहुत कम था। 2 किताबों मैंने देखा, एक जगह चंदूलाल को बता रहा था, एक जगह अजीत जोगी को बता रहे थे। तो आप लोग चेक कर लेना। हाँ, देख लेना, चेक कर लेना इसको, क्योंकि हम 2 किताब पढ़े। अब पुरानी बात है, अपनी याद तो रहती नहीं है।
ऑल्दो आई वॉज पोस्टेड इन छत्तीसगढ़, हमने काम किया छत्तीसगढ़ में काफ़ी। हमें जहाँ लगता है कि अजीत जोगी ही जीते थे। हाँ सीएम नहीं, एमपी का चुनाव था वो, हाँ एमपी का चुनाव था, तो 1000 वोट से मात्र जीत पाए थे वो अजीत जोगी। तो क्योंकि दो किताब में अलग अलग बातें थी, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है अजीत जोगी जीत गए थे, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहा था। तो इसको चेक करने के लिए उसके बाद कुछ लोग गए, बीजेपी गई कि भाई यार तो मजाक बनाए हुए हैं आप, एक ही आदमी के नाम से खड़े कर देते हैं। तो आयोग बोला नहीं, इसके बाद से आप बैलेट पेपर में भी और ईवीएम में भी जो भी कैंडिडेट का फोटो आएगा, ताकि मतदाता को कोई दिक्कत ना हो कि किस चंदूलाल को हम वोट डाल रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग रहा। फ्री सप्लाई ये है। फिर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होते हैं 5-6 हैं अभी, तो उनको सभी को मतदाता सूची फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, ताकि आप अपने प्रचार प्रसार कीजिए, जो भी आप देना है। तो आप देखते होंगे पॉलिटिकल पार्टी उसके आधार पर पन्ना प्रमुख बनाती है। आप लोग सुनते होंगे पेपर में पन्ना प्रमुख है। तो क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी, उस पन्ना मतदाता सूची मान लीजिए 20 पेज है किसी मतदान केंद्र के, किसी मतदान केंद्र वाइज होता है मतदाता सूची, उसमें मान लीजिए 20 पन्ने हैं। हर एक पन्ने के लिए वो अपना एक कार्यकर्ता नियुक्त करता है कि जाओ तुम इन लोगों को, तुम्हारा काम ये है कि इस पन्ने में जितने नाम हैं इनको मोटिवेट करो कि हमारी पार्टी को वोट देंगे। आप लोग अक्सर सुनते होंगे पन्ना प्रमुख। तो ये पन्ना प्रमुख हुआ। अब कुछ लोग करने लगे नहीं, पन्ना में दोनों पेज होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, तो पहला पेज अलग दूसरा पेज, दोनों के लिए अलग अलग नियुक्त करते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा वोट उनको मिले। ठीक है, उनकी रणनीति है, लेट देम जो है। अब वो उसके बाद आया कि 2019 में हुआ कि जो ब्लाइंड व्यक्ति थे उन्होंने कंप्लेंट किया कि हमें देखने पता नहीं चलता किसको वोट डालें। तो ब्रेल साइनेज भी ईवीएम में शुरू हो गया है। आप मार्क करेंगे जब ईवीएम आप जाएंगे मतदान करने के लिए, तो उसमें ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ब्रेल साइनेज का ही प्रोविजन है उसमें, ताकि वो पता लगा लेता है किस चुनाव चिन्ह का रहता है उसमें ब्रेल साइनेज में। तो ऐसे जो ब्लाइंड पर्सन है वो अपनी उंगली को ऐसे सरकाता है और फिर जहां लगता है कि मेरा चुनाव चिन्ह आ गया वहां क्लिक कर देता है। ये सुविधाएं 2019 से दी गई है। अब कोई व्यक्ति कोई जेल में भी है, आप देखते होंगे कि जेल में आदमी निकल जाता है, जीत जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण था जॉर्ज फर्नांडिस का। हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रहे वो, और ट्रेड यूनियन एक्टिविटी थे, बहुत दिन जेल में रहे वो। तो 2-3 बार तो जेल से जीत गए चुनाव। इतने पॉपुलर थे वो कि एक बार बम्बई से जीत गए, एक बार बिहार के मुजफ्फरपुर सीट से जीत गए, अलग अलग सीट से जहां से जाते जीत जाते थे उस जमाने में। बहुत पॉपुलर नेता थे वो जॉर्ज फर्नांडिस। तो जेल में थे, वो जीत गए। तो जेल में लेकिन ये है कि जो मतलब कि जो ट्रायल में है, अंडर ट्रायल से हैं, कन्विक्टेड को लड़ने की अनुमति नहीं। जिनको दोष सिद्ध हो गया, जॉर्ज फर्नांडिस को अपराध था कि वो किसी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने के जा रहे थे, इस तरह का आरोप था उन पर। एक बार उन पर आरोप लगा कि वहां के सचिवालय को, आंध्र प्रदेश के सचिवालय को बम से उड़ाने जा रहे हैं। उनके पास कब्जे में बम वगैरह मिले थे, तो उनको जेल में बंद कर दिया गया। बाद में फाइनली वो उनका एक्विटल हो गया, दोष सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन वो जेल से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो मेरे कहने का ऐसा ये है कि जो दोष सिद्ध वाले नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई अंडर ट्रायल है जिन पर चार्जेस लगे हुए हैं, मान लीजिए किसी मर्डर का चार्ज है, तो वो चुनाव लड़ सकता है जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। अब मैंने ये बताया कि अगर लगता है कि जैसे कि एंटी डिफेक्शन एक्ट में कोई अगर डिस्क्वालीफाई होता है तो इमीडिएट हो जाता है, जिस तरह कोई राहुल गांधी का केस है ताजा। उसी तरह मैंने आपको बताया था कि असम का एक एमपी नेपाल का नागरिक निकला था, उसको तत्काल कर दिया गया था। इस तरह के मामले उन्होंने लाया, ये भी पहले नहीं था। पार्टी इंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन, ये भी बता दिया मैंने आपको। इसके अलावे इसमें एक और इंपॉर्टेंट केस है ये वाले में, दिस वन। इसमें एक और इंपॉर्टेंट केस था नवजोत सिद्धू का। नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के सांसद थे, वहां से पटियाला से। तो 1998 में वहां एक
सरेवाला गेट है पटियाला में, तो वहाँ अपने दोस्त ये बन्नी के साथ किसी जिप्सी से जा रहे थे, तो एक गुरनाम सिंह व्यक्ति का नाम थे, उन्होंने पास नहीं दिया उनको, तो नाराज हो गए, उसको उतर के उन्होंने मारपीट की, वो मर गया वहीं पर। तो मर गया, तो फिर जबकि कोई हथियार से नहीं मारा था, उन्होंने थप्पड़ और मारा था। तो आप देखते होंगे नवजोत सिंह, वो क्रिकेट खिलाड़ी थे और अभी आते हैं, कपिल शर्मा शो में आते थे पहले, आजकल नहीं आ रहे हैं। तो ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई की, ट्रायल कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं लगता है कि इसने जानबूझ कर मारा है, थप्पड़ से मर गया, कमजोर व्यक्ति होगा। तो उसकी वाइफ चली गई हाई कोर्ट, गुरनाम सिंह की। हाई कोर्ट ने 1 साल का दे दिया उसमें हमको कैद। तो उसकी संसद सदस्यता जानी चाहिए थी कायदे से, तो उसे सुप्रीम कोर्ट चले गए नवजोत सिंधु, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, फाइनली उनको बरी कर दिया, तो नहीं जा पाए। फिर उनके परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला कि नहीं, आपका ऑर्डर गलत है, फिर से सुनवाई कीजिए। फिर से सुनवाई हुई तो एससी ने उनको 1 साल की सजा दी। अभी नवजोत सिंह जेल से निकले थोड़े दिन पहले, 1-2 महीना पहले निकले, 1 साल की सजा भुगतने के बाद। तो ये कन्विक्टेड पीडीएम में जब ये ट्रायल चल रहा था, उस समय उन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी से, मतलब वो उनको उसमें कन्विक्ट नहीं किया गया था। अब चूंकि कन्विक्शन हो गया है उनका, तो इस अगले चुनाव में उनको चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बीच में उनकी सदस्यता समाप्त हो गई।